हेलो 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 हेलो। तो दिस इज योर डायरेक्ट टैक्स, जिसे कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। पर आप ट्राई करो कि बहुत बड़ा तो नहीं है, पर क्या है, बहुत इन डेप्थ है। जब आप डायरेक्ट टैक्स को इन डेप्थ में पढ़ते हो तब जाके आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। लोग आईडीटी के लिए भी यही बोलते हैं। आईडीटी भी देखा जाए तो कोई 200, कोई 250, 300 घंटे तक पढ़ा देते हैं। ऐसा होता नहीं है। बहुत सिस्टमेटिक है, चार्ट वाइज है, सारी चीजें वैसे होनी चाहिए, पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए। पेपर इससे पे मैंने मैट के हर एक टॉपिक के पीछे सारे पेपर डाले हैं, उनका सॉल्यूशन तक डाला है। डायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा ही कुछ है। पर मुद्दा है कि डायरेक्ट टैक्स में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, उस इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अब दो स्ट्रीम में आप चले गए, एक ओल्ड और एक न्यू रिजिम। अब ओल्ड में और न्यू रिजिम में ओल्ड बड़ा आसान लगता है लोगों को, ठीक है। फिनांस एक्ट 2024 में ओल्ड रिजिम में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, पर फिनांस एक्ट 2024 में न्यू स्कीम 115 बीएसई में चेंजेस हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई। 4 जुलाई के ये जो प्रैक्टिकल आर्टिकल से जो लोग करते होंगे उनको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। 4 जुलाई तक एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और 4 जुलाई के अचानक एक नोटिफिकेशन हुआ। रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए से 87 ए का रिबेट उन्होंने पाबंदी लगा दी, जो पहले नहीं था। और उसके पहले जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किया था सबने रिबेट क्लेम किया था। 4 जुलाई के बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया। अब सबको नोटिस आ रही है, डिमांड नोटिस सबको आ रही है कि आपने जो रिबेट लिया वो रिबेट नहीं मिलेगा। बहुत ये जो चीज किया है ना गवर्नमेंट ने, ये बहुत गंदा काम किया। गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें टैक्स पेयर को हिट करती हैं। ये छोटी छोटी चीजें लोगों को तकलीफ देती है। हम समझना नहीं चाहते। गवर्नमेंट पता नहीं किस मूड में है। हम पहले प्रणब बाबू को दोष देते थे क्योंकि उन्होंने ट्रांजेक्शन वैल्यू और कुछ चीजों पे रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट टैक्स लगाया था। और ये जो छोटा सा ही अमाउंट है 87 का रिबेट आपको चेंज करना था, आप इस फिनेंशियल ईयर में नहीं करते, आप अगले में डाल देते। इस बार जो रिटर्न फाइल हो गया। अब आपके रूल में प्रॉब्लम था, आपके इंटरप्रिटेशंस की बात थी, आपने फिर साइट पे दिया क्यों। कई छोटी छोटी बातें हैं, चलो अपने को नहीं है, अपने तो सब कुछ करेंगे, प्यार से करेंगे अपना काम। आ जाइए शांति से। ये सोचना कि जिंदगी में टैक्स पहली बार पढ़ रहे हो तब तो इसका आनंद उठाओगे तुम। और जब आप ये सोचते हैं हमें थोड़ा आता है, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, तो आनंद की घड़ी यहाँ खत्म हो जाती है। फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है, जैसे कांग्रेस का हरियाणा में। समझ गए आप? ठीक है ना। जीतने के पहले अगर कोई जीत जाए तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना। वैसी हालत मत करना। ऐसा सोचना ये पहली क्लास है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। और इस पांचों क्लास में फिनांस एक्ट 2024 के बहुत सारे इंपैक्ट को मैं दिखा दूंगा। बेसिकली कैपिटल गेन को लेके जो इतने बड़े चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस को आपको मैं इंट्रोडक्शन में ही सिखा के चला जाऊंगा। क्या आप इसको ढंग से अभी से समझ। तो पहले जो 5 लेक्चर है वो ये सोच के करो कि ये मेरा पहली बार टैक्स में पढ़ रहा हूं जिंदगी में, और मुझे कुछ नहीं आता है, इन 5 लेक्चर से मैं सीखूं। ठीक। सही है। मैं हमेशा कहता हूं इनकम टैक्स स्टार्ट कहां से होता है, हमेशा से नियम। इनकम टैक्स स्टार्ट विद द वर्ड एवरी पर्सन liable to pay tax on their income as per
रेसिडेंशियल स्टेटस, एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या क्या निकल के है? पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस। ये पिक्चर है, छोटी सी लाइन में पूरा का पूरा इनकम टैक्स है। पर्सन टैक्स इनकम एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस। सही। जब मैं इनकम टैक्स को स्टार्ट करता हूं तो इनकम टैक्स स्टार्ट टू सेक्शन 1 से ही होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। What is section 1? Name, Income Tax Act 1961. Extent, whole of India. Extent and applicability. नाम क्या है तुम्हारा? Income Tax Act 1961 read with Income Tax Code 1962, read with circular notification, Supreme Court and High Court judgment. अच्छा। 2, डेफिनेशन। अब अगर मैं जैसे पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, जो भी आप चीज पढ़ोगे सारे के सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 की डेफिनेशन है। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, बहुत दमदार चीज सिखाऊंगा इसमें, प्रीवियस ईयर। सेक्शन 4 चार्जेबिलिटी, सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक। सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, deemed to receive, eight dividend, section 9 income deemed to accrue or arise in India, and section 10 is the exemption. प्रॉब्लम कहां है? ध्यान से देखो, जब आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जब कवर करते हो ना, इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में एक चीज और निकल के आती है, जिसे कहते हैं सेक्शन 90, 90A and 91, that is called double taxation avoidance agreement। ठीक हो गई बात खत्म। तो ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स जब आप सेक्शन 5 को कवर करते हो और रेसिडेंशियल स्टेटस को कवर करते हो तो डेफिनेटली डबल टैक्सेशन होते हैं। उस डबल टैक्सेशन के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। प्लस अगर आप इसको कंटिन्यू कर देते हो तो एक टॉपिक निकल के आता है ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक, जो अंडर सेक्शन 92 की सीरीज है पूरी।
और जैसे ही आप ये टॉपिक कवर करते हो तो आपको पता चलता है आप पहुंच गए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, उसको पढ़ते ही आपको क्या करता है, 1991 का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको आप शॉर्ट वर्जन में DTA भी कहते हो। प्लस उसके साथ एक चैप्टर कंटिन्यू कर लोगे, ट्रांजैक्शन प्राइस अंडर सेक्शन 92, 92A B C D E, तो वो चैप्टर बन जाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। एक नया चैप्टर निकल के आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। बहुत सुना होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन इट्स ए कॉम्बो ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, DTA एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। इसको और अच्छे से वर्ड लिखे तो ये वर्ड हो जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। आगे बढ़ो। ठीक, फिर यहां से हम सेक्शन में चलते हैं। 11, 12, 13 ये तीनों आपको कवर करता है चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके, ए पावरफुल टॉपिक। ठीक, फिर हम पहुंचते हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 कहता है कि भाई साहब, नहीं सॉरी, फिर हम पहुंचते हैं सेक्शन 13A एंड 13B में। 13A इज इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 13B बताओ तो क्या है, छोड़ दिया मैंने तुम लोगों के लिए। फिर आता है सेक्शन 14, एक्सपेंडिचर incurred to generate exempted income is not allowed। अगर कोई एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए तो नॉट अलाउड, यानी कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है और उस इनकम को जनरेट करने के लिए आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। एक सिंपल लॉजिक है ना। इनकम टैक्स बोलता है भाई अगर इनकम एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर आप कोई टैक्स ही नहीं दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट का, ठीक है। तो आप जो भी करना है मेरे साथ ही करोगे ना सुमित भाई। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 14 तक का केसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 13B एंड सेक्शन 14 एक्सपेंडिचर इनकम टू जनरेट एग्जेम्प्टेड इनकम। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। ठीक है, तो ये कहता है, क्या कह रहा है ये, बोला नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि नाम क्या है तुम्हारा। कह रहा है मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जिसके साथ मुझे पढ़ना है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ओके, फिर मुझे पढ़ने हैं साथ में कुछ नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करेगी, कुछ सर्कुलर पढ़ने हैं जो CBDT जारी करेगा,
नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर्कुलर कौन जारी करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। साथ में मुझे पढ़ना क्या है? मुझे पढ़ना है फिनांस एक्ट 2024 एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तब जाके आपका काम बनता है। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन सर्कुलर, फिनांस एक्ट 2024 पढ़ेंगे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे, तब जाके इनकम टैक्स पूरा होता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? एवरी पर्सन, पर्सन। ठीक है दादा, वही बात खत्म। आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़े। आइए, सबसे पहले बात करते पर्सन। पर्सन में कौन कौन आ रहा है? एक तो हम और आप हैं, इंडिविजुअल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, every artificial judicial person, and local authority। ये आपके हो गए इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल ऑथोरिटी। मैं इंडिविजुअल हूं, कैसे? क्यों? इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल ह्यूमन बीइंग। वी ऑल आर इंडिविजुअल। व्हाई? बिकॉज वी आर नेचुरल। हमें अगर कोई पिंच करता है तो हमें फील होता है, हमें दर्द होता है, हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है। ये इंडिविजुअल, इसे टैक्स भी देना पड़ता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब एचयूएफ। आप तभी इंडिविजुअल, आप तभी आदित्य भाई, सुमित भाई, आफिया, मोहर, तुम लोग तभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकोगे जब आप शादी कर लोगे, शादी के बाद बच्चे होंगे, then you can form a undivided Hindu undivided family। Only Hindu can form a Hindu undivided family। जैन सिख जो होते हैं, जैनीज होते हैं, सिख होते हैं, दे आर नॉट हिंदू बट दे कैन फॉर्म ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो भी कब? आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर किड्स। जब तक किड्स नहीं होते आप एचयूएफ नहीं बना सकोगे, तब तक आप अपने बाबूजी के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केवल मेंबर रहोगे। और जब बंटवारा होगा बाबूजी की प्रॉपर्टी का, आपको हिस्सा जरूर मिलेगा क्योंकि आप मेंबर। पहले तो मेल और फीमेल का भी कॉन्सेप्ट होता था, अब तो सबको बंटवारे में सब कुछ मिलता है। एचयूएफ
ये एक टैक्स, प्रणब बाबू ने कहा था ये टैक्स चोरी का सबसे अच्छा साधन है एचयूएफ। एक बंदा है, बस वो लोविस भाई है। लोविस भाई ने इंडिविजुअल के नाम पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद इनकी शादी, बच्चे, उन्होंने एचयूएफ बना लिया। एचयूएफ बना के वहां पे भी रिटर्न फाइल करे तो वहां पे कुछ इनकम का एग्जाम्पशन क्लेम करे, अपने इंडिविजुअल फाइल में भी एग्जाम्पशन क्लेम करे। तो प्रणब बाबू ने कहा कुछ नहीं है, तो टैक्स चोरी का एक साधन है तो आपने बनाया क्यों? आपने बनाया तो मजे तो लेंगे ही। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब बीओआई, केवल वर्ड को पकड़ो। बॉडी, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जब मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहता हूं तो ये ग्रुप ऑफ क्या है? इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। दिवाली आ रही है 10 दिन बाद, और जब दिवाली आ रही है तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, हमने, सुमित ने, मोहक ने, लोविस ने, दक्ष ने, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो भैया हम लोग मिलके एक पटाखे की दुकान खोल लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, पटाखे की दुकान खोल लेते हैं। हमने कंट्रीब्यूशन कर लिया, 10-10 हजार रुपए जमा किए, पटाखों की दुकान लगाने गए। अब ये इसमें से कुछ लोग तो पटाखों की दुकान की जगह कुछ और देखने चले गए। मैं वहां पे बैठा करके दुकानदारी करते रहा, कमाया। कमाने के बाद जब पैसे क्या आए, तब प्रॉफिट की बात आई तो आके सब गले पड़ गए, हमारा भी हिस्सा दो, हमारा भी हिस्सा दो। यानी कि टू और मोर इंडिविजुअल ज्वाइनिंग हैंड टुगेदर, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल ने हाथ तो मिलाया विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव, नॉट विद कॉमन एक्शन। एक्शन किसी का नहीं था, कोई कहां कोई कहां, कोई कहां। ऑब्जेक्टिव तक कमाएंगे पर एक्शन में सबके मिसिंग तत्व हो गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर जब मैं कहता हूं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब एओपी को क्या बोलेंगे हम लोग? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और पर्सन में तो ये सारे के सारे लोग हैं। पर्सन को देखो तो पर्सन के डेफिनेशन में तो सारे लोग आ गए। बोला हाँ दादा, ये तो सारे लोग ही आ गए। पर्सन मीन एवरीबॉडी, तो एनीबॉडी कैन फॉर्म ए एओपी। एक इंडिविजुअल, जब ग्रुप की बीओआई की बात होगी इंडिविजुअली साथ में आए, परंतु जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात होगी तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, फॉर्म, ये सब मिल के बनाएंगे। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी? ये जो आपस में मिल बैठ के बैठेंगे ना, इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, चलो मिलके कुछ करते हैं, करते हैं। एंड कॉमन एक्शन भी होगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, कॉमन एक्शन होगा। पर यहां पे खाली क्या होता है? यहां पे जो इंडिविजुअल मिलते हैं इनका खाली कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एक्शन नहीं होता है कॉमन। तो जब एक्शन कॉमन नहीं है ना, इंटेंसिटी टू अर्न प्रॉफिट बहुत गिर जाती है। वो जो इंटेंसिटी होती है ना कि हमें कमाना है, वो यहाँ पे कम दिखता है, और कुछ करना, मस्ती करनी। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, टू और मोर पर्सन ज्वाइनिंग हैंड टुगेदर द कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन एक्शन, तो इंटेंसिटी टू अर्न प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें कमाना है। इससे ऑब्जेक्टिव भी सबके सेम हो जाते हैं और एक्शन भी सेम होता है। जब फर्म की बात आती है तो फर्म भी तो वही, फर्म भी टू और मोर पर्सन ही तो है। फर्म भी क्या है? टू और मोर पर्सन। क्या बात कर रहे हैं? ये भी टू और मोर पर्सन, ये भी टू और मोर पर्सन। हाँ, ये भी तो टू और मोर पर्सन ही है। यहां पे भी आपको क्या दिखेगा? कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन एक्शन। वही बात करते हैं। अब आप ये सोच के देखो, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन एक्शन, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन एक्शन, टू और मोर पर्सन, सारी चीजें ऐसी लग रही है कि कॉपी और पेस्ट है, फिर दो अलग बनाने की क्या जरूरत है? एक ही मुद्दा है इन लोगों के बीच में, ये जो है नॉट रजिस्टर्ड। ये क्या है? रजिस्टर्ड है। यानी कि इन लोगों ने अपने आप को एक डिड बना के रजिस्टर्ड कर लिया है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डिड। इन्होंने अपने आप को पार्टनरशिप डिड के द्वारा रजिस्टर कर लिया है, इसे कहते हैं फर्म। इसका रियल नाम क्या पता है? पार्टनरशिप फर्म, एस 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 सच। एस सच मतलब फर्म।
और जब रजिस्टर्ड नहीं होते, कोई डेट नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज एओपी। समझ आया? Two or more person joining hand together with a common objective and common action but not registered by an instrument, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकम टैक्स में से क्या नाम दिया गया है? इनकम टैक्स में से नाम दिया गया पार्टनरशिप फर्म तो है, क्योंकि अकाउंट्स में तो फर्म ही है, अकाउंट्स में तो दो सेग्रीगेशन होता ही नहीं है, इसको भी फर्म बोलते हैं, उसको भी फर्म बोलते हैं। तो मैंने भी लिखा है पार्टनरशिप फर्म तो है, पर इनकम टैक्स में से क्या बोले? एओपी। और अगर आप रजिस्टर हो तो इनकम टैक्स में क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म तो है, एज सच फर्म ही बोलेंगे। अच्छा, कंपनी की जब बात आती है ना दोस्त, कंपनी, तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। एक को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक और एक को हम लोग बोलते हैं फॉरेन। ये बात करता हूं, ये पर्सन की डेफिनेशन है। पर्सन में कौन कौन है? इंडिविजुअल भी आ गया, हिंदू अनडिवाइड फैमिली भी आ गई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ गया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते तो हैं, पर एक्शन सबका मिसिंग होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या? टू और मोर पर्सन है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन एक्शन है, बट नॉट रजिस्टर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, इसलिए उसे हम इनकम टैक्स में से क्या बोलते हैं? ईओपी। When two or more person joining hand together with a common objective and common action registered by partnership deed, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और कंपनी दो होती है, डोमेस्टिक होती है, फॉरेन होती है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब तो म्युनिसिपलिटी होती है, सबको पता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक। जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है वो एओपी में आएगा और फर्म में, यस बेटा, और जो रजिस्टर्ड है वो फर्म में जाएगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं वो एओपी में जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, एकदम सही बोला। चलो, वही बात खत्म। ये सिंपल सी चीज है एकदम, यही तो था। एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम। चलो, इनकम, इनकम, ठीक। अब इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, हाथी घोड़ा मैदान तो है नहीं कुछ। देखो, प्यारा सा बंदा है ये, दिखाई दे रहा है, ठीक। बंदे ने रिलायंस को ज्वाइन किया, एज एन एम्प्लॉय। रिलायंस को उसने ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉय, हो सकता है। तो रिलायंस इसको क्या देगा? रिलायंस इसको क्या देगा? तो ये बंदा कौन है? इसको हम मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, ओके। ये जो मिस्टर एक्स है, ये कौन है? एम्प्लॉय। और रिलायंस कौन है? एम्प्लॉयर। मिस्टर एक्स क्या देंगे? रिलायंस को अपनी सर्विस देंगे, अपनी सर्विस देंगे, ठीक है ना। रिलायंस को अपनी सर्विस देंगे, और रिलायंस उसके बदले इसको क्या देगा? कुछ कंसिडरेशन देगा। फ्री में तो कोई दुनिया में कोई काम नहीं करता है ना। ये जो कंसिडरेशन देगा, बच्चा बच्चा देश का जानता है, ये उसके लिए सैलरी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो आप कभी भी कहीं पे नौकरी कर रहे हो, मान लो, तो आप बन जाते हो एम्प्लॉय, और आपको कंपनी, आप अपनी सर्विस के देते हो, वो आपको कुछ पैसे देता है उस सर्विस के लिए। सर्विस, जब मैं वर्ड सर्विस कहता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में कि भैया तुम मुझे सर्विस दो, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं सर्विस दूंगा, तुम मुझे क्या दो, पैसे दो। मैं एक रिटर्न एग्रीमेंट है, मैं आपके अंडर रहूंगा। यू कंट्रोल और सुपरविजन किसका रहेगा? कंपनी का रहेगा। 9 से 5, 9 से 5 कंपनी आपको कंट्रोल करेगी। आपका एक रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है भैया, इनकम अंडर द हेड सैलरी। भाई साहब ने कमाना चालू कर दिया। भाई साहब ने कमाना जो चालू कर दिया, ये बात तो सही है। फिर भाई साहब ने क्या किया? कमाते कमाते कमाते, पैसे कमा कमा के भाई साहब ने क्या किया? एक प्यारा सा सुंदर सा एक घर बना लिया। प्यारा सा सुंदर सा एक घर बना लिया, कमाते कमाते कमाते। ठीक है सर, घर तो बना लिया। और इस घर को भाई साहब ने क्या किया? लेट आउट कर दिया। ठीक, लेट आउट कर दिया। क्या रिसीव कर रहा होगा? रेंट रिसीव कर रहा होगा। ये जो रेंट रिसीव कर रहे हैं भाई साहब, भाई साहब के लिए हो गया इनकम तो हुई, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हुई। इनकम अंडर द हेड क्या हो गई? हाउस प्रॉपर्टी हो गई। तो जिस बंदे को इन्होंने लेट आउट किया, ये रहा वो बंदा, मिस्टर एक्स ने लेट आउट किया। तो मिस्टर एक्स कौन बन गया? यहां पे मिस्टर एक्स बन गया लैंडलॉर्ड। और ये कौन है? टेनेंट। ठीक है भैया, इसको लेट आउट किया, हो गई, और वहां से उसको रेंट मिला, इनकम अंडर द एचपी। चलिए, ठीक। हमारे जो मिस्टर एक्स हैं, एक मान लो एक सीए बन गए हैं। सीए या फिर सीए, सीएस, सीए में है या अदर्स। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया सीए बन के कि अपना एक ओन फर्म खोलेंगे। ओन फर्म अपना खोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया, प्रैक्टिस करेंगे। यहां से इनकी जो इनकम जनरेट होगी उसे हम नाम दे देंगे इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल हो गए ना ये, प्रोफेशनल इनकम। आप सीए, सीए में सीएस अदर हो, पर आपने डिसाइड किया कि आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, या आपने डिसाइड किया कि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जो आपको करना है करते रहिए, मुझे क्या करना है, आपका जिंदगी है। वहां से जो कमाई होगी उसे भी हम नाम दे देंगे इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। चाहे प्रोफेशन से हो, इसी हेड में जाएगा, इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत अच्छी बात है, लॉजिक से सोच के देखो। अब भाई साहब को थोड़ा और डिटेल्स में आते हैं। भाई साहब बड़े आदमी है। भाई साहब के पास कुछ गोल्ड है, कुछ सिल्वर है, कुछ इक्विटी है, लैंड है, एक्स्ट्रा। ओके, भाई साहब ने डिसाइड किया इसको बेच दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया। ठीक, ट्रांसफर करने से जो इनकम आई, ये जितनी भी चीजें हैं हम इसको नाम देंगे कैपिटल एसेट है इनके लिए। क्या है इनके लिए? कैपिटल एसेट है। यहां से जो भी भाई साहब की इनकम आई,
इनकम अंडर द हेड कैपिटल एसेट को बेचोगे तो कैपिटल गेन ही आएगा। ओके ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या भाई साहब ने, भाई साहब जो हमारे हैं ना, इनका सेविंग अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट से क्या आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, रहा था। डिवेंचर है तो ये भी इंटरेस्ट ही आ रहा होगा, वहां से। इक्विटी है, वहां से भाई साहब को डिविडेंड आ रहा होगा, हाँ सर। लॉटरी परचेस की, वहां से भाई साहब को विनिंग आ गई। केबीसी में गए, वहां से भी जीत गए, ठीक है ना। कहीं से गिफ्ट मिल गया, बहुत सारी इनकम हो सकती है। ये जो आप देख रहे हो सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हो रही है, ये इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, विनिंग आ रही है, गिफ्ट आ रहा है, ये सब क्या है, ना तो ये आपकी सैलरी इनकम है, नहीं आपकी घर की इनकम है, नहीं आपका कैपिटल गेन है, नहीं आपका धंधा है, तो कहां लेके जाने की बात कर रहा है। तब ये कह रहा है इसे आप डालो इनकम अंडर द हेड अदर अदर सोर्स। ओके, ये पूरी की पूरी कायनात हो गई। जब मैं बात करता हूं इनकम अंडर द हेड सैलरी की, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 15 से लेके 17 की। जब मैं बात कर रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी की, इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 22 टू 27 की। जब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस एंड प्रोफेशन की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 28 टू 44 की। जब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल गेन की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 45 से 55 की। और जब मैं बात कर रहा हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 56 टू 59 की। आप पिक्चर को पकड़ लिए होंगे। अगर आप पिक्चर को पकड़ोगे तो आपको दिखना चालू हो जाएगा कि हमने किया क्या। हम 1 से 15 सेक्शन तक पहले लिख के आए, फिर हम चले गए कहा 15 से 14 तक लिख के आए, फिर 15 टू 17, फिर 22 टू 27, 28 टू 44, फिर 45 टू 55 एंड सेक्शन 56 टू 59। ये क्या है, ये आपके इनकम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्त, ये इनकम अंडर सैलरी की बात कर रहा है, इनकम अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात कर रहा है, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इनकम अंडर द सीजी की बात कर रहा है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स की बात कर रहा है। कहने का मतलब इनकम टैक्स में इनकम 5 कॉर्नर रूल है। ये देखो 5 फिंगर देख रहे हो, बोला हाँ दादा 5 फिंगर है। ये 5 फिंगर रूल से इनकम टैक्स चलता है, यहां से स्टार्ट होता है इनकम टैक्स। दैट इज कॉल्ड इनकम अंडर द सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। आप कहीं नौकरी कर रहे हो, उससे जो सैलरी मिले वो आपकी इनकम हो गई। इनकम तो है पर सैलरी में लेके जाओ। आपके पास मकान है, आपने लेट आउट कर दिया, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपने लेट आउट किया, वो आपसे जो रेंट आएगा इनकम होगी, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी है। आप या तो आप एक प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सीए हो, सीएमए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, प्रैक्टिस करो तो प्रोफेशन, पर हेड तो इनकम अंडर द बिजनेस और प्रोफेशन ही रहेगा। और अगर आप धंधा कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विस सेक्टर में हो,
वो भी आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन ही रहेगा। तीसरा, अगर आपके पास कोई एसेट है, कैपिटल एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, गोल्ड है, सिल्वर है, इक्विटी है, डिवेंचर, कोई भी कैपिटल एसेट आपका एसेट है, उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा, चौथी इनकम। और पांचवी इनकम, जब कहीं कुछ ना जाए तो अदर सोर्स में डाल दो, यानी कि वो इनकम जो सैलरी नहीं है, या वो इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, या वो इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं है, या वो इनकम जो कैपिटल गेन नहीं है, उसको हम कहां डालने वाले हैं? इनकम अंडर द अदर सोर्स। ये देख, तो आपने यहां पे जब सेक्शन को खत्म किया, 13A 13B 14 एक्सपेंडिचर इनकर टू जनरेट 14 आया, 14 के बाद सीधा कहां चलेगा? इनकम में 15, सेक्शन 15 आ गया। 15 टू 17 कौन सी इनकम? सैलरी। 16 फिर 17 हो गया, फिर 22 टू 27 क्या हो गया? 20 हाउस प्रॉपर्टी, फिर क्या हो गया? 28 से स्टार्ट हो गया, कहां तक? 44 तक चला गया बिजनेस। फिर 44 खत्म हुआ तो 45 से स्टार्ट हो गया क्या? कैपिटल गेन। 55 तक, फिर क्या हुआ? 56 टू 59 तक हम चले गए अदर सोर्स में। ये 5 हेड आपके हैं, यही इनकम है। जब मैं कहता हूं एवरी पर्सन, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यस, लाइबल टू पे टैक्स, टैक्स तो देंगे। किसके ऊपर देंगे? इनकम के ऊपर। इनकम कौन सी? इनकम 5 हुई। क्या क्या इनकम हुई? यहां से स्टार्ट करके सैलरी हुआ, हाउस प्रॉपर्टी हुआ, बिजनेस हुआ, कैपिटल गेन हुआ, अदर सोर्स हुआ, मुट्ठी बना लो। तो ये पांचों इनकम पे आप टैक्स, ओके, एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस, बात की बात है, पर अभी इनकम है और टैक्स की बात आ रही है। टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? अब इसका एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। इकरा आ गई, ऑल क्लियर इकरा? ओ तिस्ता, धीरे धीरे सब समझ गए सर। थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू तिस्ता, वेरी गुड, ऑल क्लियर। वेरी सिंपल, एक मैंने वो दिया इनकम, क्योंकि अभी हमें टैक्स में जाना है। ठीक, अब हम कहां पहुंच गए? एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम। इनकम तो पता चल गया, ये इनकम है, टैक्स देना, इनकम देना है, एकदम देना है। अगर कई लोग सोचते होंगे कि सर टैक्स क्या होता है, अरे भैया टैक्स देना है, ठीक है भैया, टैक्स तो देना है, टैक्स देना, ये सब बहुत बड़ी बात है। यस भविष्य, एकदम वैसा ही अभी तुमको 3-4 क्लास वैसे ही एकदम लगेगी, मजा आ जाएगा, समझिए। उसके बाद कहानी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मजा तो वही है ना। ठीक, अब क्वेश्चन है व्हाट इज टैक्स? Taxes are levied, taxes are levied by, कौन टैक्स करता है? कौन? गवर्नमेंट। टैक्सेस आर levied by गवर्नमेंट। किसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? ऑन देयर सिटीजन,
सही बात है। किसे लगाती है? टू जनरेट इनकम, क्योंकि सरकार को भी तो अपने खर्चे चाहिए। खर्चे तो सरकार तभी करेगी ना जब इनकम होगी। किस लिए? इनकम। किस लिए? फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट, जो हजारों प्रोजेक्ट वो बिछा के रखी है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रोड बनाना है, डैम बनाना, ब्रिज बनाना है, सेना को पैसे देने हैं, पेंशन देनी है। अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट बूस्ट, किसको बूस्ट करने के लिए? अरे भैया, जब तक प्रोजेक्ट नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? टैक्सेस लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द सिटीजन, ठीक है ना, ऑन सिटीजन टू जनरेट इनकम। किसके लिए? फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट। क्यों? टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और जब कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सबका बढ़ जाएगा। आज 10 साल पहले जो रोड थे, आज जो रोड है उसमें जमीन आसमान का अंतर। जहां 15 घंटे में दूरी को पूरा करते थे, 5 घंटे में पूरी करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपकी बढ़ गई ना। हाँ सर, बढ़ तो गई। अगर मैं टैक्सेस की बात करता हूं, टैक्स तो दो है। एक को मैं कहता हूं डायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके कान पकड़ के लेती है, दे बेटा टैक्स दे। और एक है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपसे तो लेती है पर आपके कान नहीं पकड़ती, कान किसी और के पकड़ती है, ऐसे पकड़ती है। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या करते हो? या तो आपके पास जीएसटी है, या फिर आपके पास कस्टम एक्ट है, जहां पे सरकार आपसे नहीं लेती, किसी और से लेती है, एक माध्यम के द्वारा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो एक्चुअल जब आप बेचेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर है, वो सबसे पहले होलसेलर को बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, वो टैक्स लेके सरकार को देगा। यानी कि एक्चुअल अपनी जेब से कुछ नहीं देगा, वो जो टैक्स लगाएगा सरकार को देगा, वो होलसेलर से रिकवर करेगा। होलसेलर जो टैक्स देगा वो रिटेलर से रिकवर करेगा, रिटेलर जो टैक्स देगा वो तिस्ता से रिकवर कर लेगा। घूम फिर के देना तिस्ता को ही है, डायरेक्ट टैक्स में आप ही को देना है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? सीधा एकदम बिना किसी निचोड़ के, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, एकदम बाय पर्सन। अब पर्सन मतलब तो आप जानते ही हो, पर्सन है, ठीक है, ये बात खत्म। इसकी जो बॉडी है ना, जो सरकार ने इसके लिए बॉडी बनाई, उसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो बॉडी बनाई वो क्या है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ध्यान रहेगा, बोला एकदम खून में चला गया था। इधर सीबीडीटी, इधर सीबीआईसी। ओके सर। अब डायरेक्ट टैक्स को आपको कई सारे तरीके से डायरेक्ट टैक्स को उन्होंने, ठीक है। बेसिकली जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर है? इनकम। इनकम कमाओ और टैक्स। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इसका मतलब ये किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर है? या तो ये सर्विसेज के ऊपर है, या फिर ये प्रोडक्ट के ऊपर है। दोनों के बीच का डिफरेंस भी यही है। यस सर, ठीक है ना, सर्विसेज या प्रोडक्ट। अब मैं जब इनडायरेक्ट टैक्स में बात करता हूं तो, या दो वर्ड को यूज करता हूं, तो कई जगह आपने देखा होगा कि एक वर्ड आता है टैक्स और एक वर्ड आता है ड्यूटी।
ड्यूटी जब भी आता है तो सीधा बात है ऑन ऑन द प्रोडक्ट होता है, ड्यूटी मतलब ऑन द प्रोडक्ट, जैसे कस्टम ड्यूटी, ऐसे जीएसटी भी ऑन प्रोडक्ट है। और क्या है, सर्विस सेक्टर भी आ जाता है, इंडिविजुअल आ जाता है, तो टैक्स का मतलब ऑन पर्सन, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्टली पर्सन को चार्ज किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें भी बहुत टैक्स है, क्यों है, क्योंकि वहां पे भी तो इंडिविजुअल बहुत आता है, सर्विस सेक्टर आ जाता है। पर जब मैं ड्यूटी वर्ड यूज करूं, टैक्स और ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब ही एकदम एक लाइन में अपने दिमाग में डाल लो, ड्यूटी जब भी वर्ड यूज करूंगा प्रोडक्ट के ऊपर है, और टैक्स वर्ड यूज करूंगा पर्सन के ऊपर भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन सर्विस एंड प्रोडक्ट। ओके सर। और यहाँ पे अभी अपने को दो ही चीज पढ़नी, बोला क्या क्या पढ़ना है सर, अपने को जीएसटी पढ़ना है और कस्टम एक्ट पढ़ना है। और डायरेक्ट टैक्स में तो डायरेक्ट टैक्स में अपने को खाली पढ़ना है इनकम। तो इनकम मतलब इनकम टैक्स पढ़ना, और इनकम टैक्स एक्ट जब आप पढ़ोगे तो क्या क्या पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, इनकम टैक्स रूल पढ़ोगे, नोटिफिकेशन पढ़ोगे, सर्कुलर पढ़ोगे, फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ोगे, एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ोगे। सिंपल। थैंक यू टिस्टर, थैंक यू। ऑल क्लियर। सिंपल एकदम, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, फिर भी उनको कई बार यही नहीं पता चलता है कि टैक्स और ड्यूटी के बीच का क्या डिफरेंस है। टैक्स और ड्यूटी के बीच का डिफरेंस भी लोगों को पता नहीं चलता है कभी कभी। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में बता दिया टैक्स और ड्यूटी के बीच के डिफरेंस क्या होता है। तो टैक्स देना है, डायरेक्ट भी देना, इनडायरेक्ट भी देना। इनडायरेक्ट की बात अभी हम करना ही नहीं है, डायरेक्ट टैक्स का सेस है, इनडायरेक्ट जीएसटी में आप देख ही रहे हो इनडायरेक्ट क्या होता है। जब मैं, अब मुद्दा ये आता है, जब मुझे टैक्स देना है, मान लो मुझे टैक्स देना है, टैक्स के लिए दो चीजें आ गई, एक न्यू आया और एक ओल्ड है। न्यू मतलब हो गया अंडर सेक्शन 115 बीएसई, भागो आओ चले, बीएसई, ये न्यू रिजीम। ये जो न्यू रिजीम है ना, 115 बीएसई, ये न्यू रिजीम अब क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गई। कुछ नहीं बोला तो आप मान के चलो बीएसई। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको देता हूं, ड्यू डेट में अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो, ड्यू डेट चली गई, मान लो जुलाई आपका ड्यू डेट था, रिटर्न फाइल करना था, भूल गए, आपने नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपको बीएसई नहीं अब टैक्स देना। बिलेटेड रिटर्न में आप ओल्ड रिजीम को फॉलो नहीं, ओल्ड जो कई सालों से चला आ रहा है, ओल्ड इज गोल्ड। आप, ठीक है ना, अगर आपको डिफॉल्ट में नहीं जाना, यानी कि अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो यू हैव टू बी ऑप्ट, ओल्ड रिजीम को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा, ऑप्ट। और बीएसई क्या है, वो न्यू रिजीम है, वो डिफॉल्ट है। एक आज से पहले फाइनेंस एक्ट 2023 के पहले ओल्ड डिफॉल्ट में था, और बीएसई जो था ऑप्ट करना पड़ता था। अब बोलता नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बोला तो बीएसई से तुमको टैक्स देना है, और अगर आपका मन है कि ओल्ड में तो आप उसको ऑप्ट करिए। ओके, तो ओल्ड रिजीम क्या है देखिए, सबसे पहला बंदा कौन था, इंडिविजुअल। इसको सीख के, इसको सीख, यहां जितने लोग बैठे हैं सारे इंडिविजुअल ही हैं। बोले यस सर इंडिविजुअल है, ओके बात खत्म। मैं भी, तुम भी, तिस्ता भी, इकरा भी, नवीस भी, सुमित भी, सब भी, मोहक भी, सब इंडिविजुअल है। बोले यस सर, इंडिविजुअल को टैक्स देना होता है, यस मैं किसके हिसाब से जा रहा हूं, ओल्ड। यहां पे एक, दो, तीन, तीन कॉन्सेप्ट है। तो कितना, एक है आपका एज लेस देन 60 years, दूसरा आपका है 60 years लेस देन 80 years,
और एक उन्होंने डाल दिया मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स, मोर देन इक्वल टू 80। उम्र के पड़ाव के हिसाब से उन्होंने टैक्स के सिस्टम को खड़ा कर दिया। ठीक है सर, अपने को क्या है, तभी तो न्यू में एंट्री मारोगे ना, न्यू में बहुत चेंजेस आ गए, लंबे खासे खासे चौड़े चेंज है, तो पहले इसको समझो, अपने आप समझ जाओगे, बाकी चीजें तो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। देखो, अगर आपकी उम्र 60 साल है, अच्छा दूसरी बात, ये जो उम्र है, इसको इन्होंने नाम दिया सीनियर सिटीजन। ये मेरे लिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे बाल पक जाएंगे, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। यहां पे कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा ये दोनों, अगर आप रेसिडेंट हैं तो। अगर आप रेसिडेंट नहीं है तो ये सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं, आपके लिए फिर ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए। ठीक है, ये मांग क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपकी उम्र 60 साल और 60 से कम है तो आप टैक्स तो दोगे, पर अप टू रुपीज 2,50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। बहुत थैंक यू वेरी मच। मोर देन 2.5 लाख टू 5 लाख आपको टैक्स देना है कितना, 5%, ओनली 5। फिर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक आपको टैक्स तो देना है, कितना परसेंट, ओनली 20%। और मोर देन 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना है कितना, 30%। ये आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। यानी कि पहला जो स्लॉट है, अगर मैं किसी से भी पूछूं तो सीधा वो बोलेगा सर जी 2.5 लाख रुपए तक तो अपना टैक्स ही नहीं। ठीक, अब ये जो अप टू है ना, ये अप टू क्या है, व्हाट इज दिस अप टू। जब मैं वर्ड यूज करता हूं अप टू 250, अप टू 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये है क्या, दिस इज योर नेट इनकम। कौन सी इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, नेट इनकम वर्ड यूज करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, नेट इनकम। तो नेट इनकम आपकी कितनी है, ये बोल रहा है मेरी नेट इनकम जो है वो 250 से है, हो गई मत खत्म। तो अप टू 250 आपको टैक्स नहीं देना है। फिर ये बोल रहे हैं कि अप टू 250 नहीं देना, चलो 250 से ऊपर 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स देना है। देंगे सर, देंगे। तो सोच के देखो 250 से 5 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है। बोला सर दोनों के स्लैब है ये, 250 तक ग्राउंड फ्लोर में आपको कुछ नहीं देना है, ऐसे घूम के जा सकते हो। आप बोला नहीं सर मैं फर्स्ट फ्लोर में जाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर कितने का, 2.5 से 5 का है, स्लैब भाई जाना है, मिक्स नहीं करना। 2.5 से 5 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है, 250, 2.5 लाख ही है। 250 के ऊपर 5% टैक्स कितना होता है, 12,500। करके देख लो, 2,50,000 से 5 लाख तक, 50, 250 के ऊपर 5% कितना होता है, 12,50। ठीक है सर, 2.5 लाख के ऊपर 5%। कैलकुलेटर में जो गड़बड़ होती है, नहीं आप ये मत सोचा मैं कैलकुलेट कर, मैं दूसरा चीज कर रहा हूँ। हालांकि को गड़बड़ क्यों हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब 250 से 5 लाख फर्स्ट फ्लोर में गए, फर्स्ट फ्लोर वाले ने 5% टैक्स दो, 5% टैक्स दो, 5% टैक्स दो। तो हमने कहा ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 250 है, 250 के 5% टैक्स देता 12,500। तब तुमको परमिट करेगा सेकंड फ्लोर में जाने का। सेकंड फ्लोर कितने का है, सेकंड फ्लोर 5 से 10 के बीच का है, मोर देन 5 टू। ऑलरेडी तुम फर्स्ट फ्लोर में टैक्स दे चुके हो, अब सेकंड फ्लोर वाले को टैक्स देना है, तो 5 से 10 के बीच का डिफरेंस कितना बोला, 5 लाख। 5 के ऊपर 10% कितना, 20% कितना होता है, 1 लाख। जब तुम
सेकंड फ्लोर में टैक्स दे के निकलोगे 1 लाख रुपए स्लैब में, तब टेरेस पे पहुंच जाना है। टेरेस ऊंचा आसमान, 10 के ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर आपको कितना देना, 30% का टैक्स। मान लो आपकी इनकम है 15 लाख रुपए, तो आपका मोर देन 10 लाख है, बोला हाँ। तो आपकी इनकम कितनी है, 15। 15 से कितना गया, 10। क्योंकि आपने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में तो टैक्स नहीं दिया ना, ग्राउंड में दे दी नील, फर्स्ट फ्लोर में आपने 12,500 दिया, सेकंड फ्लोर में आपने निकला। अब टेरेस पे कितना टैक्स देना, 15 है। 15 से 10 गया 5, 5 के ऊपर 15% कितना होता है, 1,50,000 रुपया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 15 लाख पे टैक्स कितना, तो आप बोलेंगे 1,50 प्लस 1, 12,500, 1,50, 2,50, 2,62,500 रुपये आपका हिस्से में टैक्स आता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो इकरा, सुमित। सिंपल। आपकी इनकम के ऊपर सारा का सारा गेम है। आपकी इनकम कितनी, इतनी। टैक्स कैसे देना है, एकदम स्लैब को अपने दिमाग में, क्योंकि यही टैक्स का रेट है, इसे हम टैक्स कहते हैं। अप टू 2,50,000 आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मोर देन 250 टू 5 लाख आपको टैक्स देना है। कितना, 5%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2.5 लाख, उसके ऊपर 5%। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के बीच के डिफरेंस कितना, 1 लाख 10, 5 लाख, उसके ऊपर 20%। और 10 लाख के ऊपर जितने भी इनकम उसके ऊपर फ्लैट 30%। सुब्रो क्लियर, इकरा क्लियर, सुमित क्लियर, ऑल क्लियर, टेस्टा क्लियर, लोविस क्लियर। ये किसके लिए है, ये मेरे लिए, तुम्हारे। और जैसे आपकी उम्र 60 और 60 को टच करती है तो आप कौन बन जाते हो, नॉर्मल, सबको पता, हम सीनियर सिटीजन बन जाते। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा बेनिफिट दिया है सरकार ने। क्या बेनिफिट दिया देख लो दोस्तों, बोलना मत। मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला है। अप टू ₹3 लाख आपको टैक्स देना है, निल। वाह 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 वाह। 250 की जगह कितना हो गया राजीव, राजीव, हाँ, 250 के जगह कितना हो गया, 3 लाख। 250 तक था, उसको बढ़ा के सीनियर सिटीजन, उम्र के बढ़ गई है ना मेरी, तो थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा रहने लगा, थोड़ा सा बोला जाओ जाओ जाओ, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं। ठीक है। मोर देन 3 to 6 लाख, ऐसा गलती नहीं, मोर देन 3 to 5 लाख आपको टैक्स देना है 5%। मोर देन 5 to 10 लाख आपको टैक्स देना है 20%। मोर देन 10 लाख होते ही आपको टैक्स देना है 30%। मैं इनकम वही जा रहा हूं, इनकम 15 लाख ही रख रहा हूं। ठीक है, चल, मैं कौन, सीनियर सिटीजन। ओके सर, अब सीनियर सिटीजन में हूं तो 3 लाख तक नो टैक्स। मोर देन 3 to 5 लाख कितना होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2। 2 के ऊपर 5% का स्लैब। फर्स्ट फ्लोर में आपको 2 लाख आता है, ये ग्राउंड फ्लोर में टैक्स देना नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में गए 3 से 5, 2 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स देना, कितना हुआ, 10,000। सेकंड फ्लोर में गए तो 5 to 10, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। 5 के ऊपर 20% कितना होता है, 1 लाख। और टेरेस पे पहुंच गए तो बोला 30%। इनकम कितनी है, मैं उसी इनकम को चेंज नहीं कर रहा हूं, 15 माइनस 10 इंटू 30, तो 5 के ऊपर 1,50,000। अब आपका टैक्स कितना हो गया, 2,60,000। अब समझ में, अगर आप इन जनरल हो, 15 लाख की इनकम पे आपको टैक्स कितना देना है, 2,62,500, सब मिला के, ये मिला लो, ये मिला लो। और अब इतना कितना टैक्स देना है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको टैक्स कितना देना है, 2,60,000, यानी कि 2,500 कम देना है। कैसे कम देना है, पहले 250 पे दे रहे थे, अब 3 लाख पे दे रहे थे, दोनों में 50,000 का इंक्रीमेंट हो गया। 50,000 पे 5% का टैक्स है, 1,000 रुपया, वही आपका डिफरेंस है। चल, मैं कौन, सुपर सीनियर सिटीजन। क्यों नाम रखा है सुपर, क्योंकि इसके बाद सीधा ऊपर जाना है। सुपर के ऊपर कब्र में पांव रहती है, 80 साल के हो चुके हो,
अभी भी टैक्स बचाने की चोरी कर रहे हैं। यहाँ सीधा हिसाब किताब कर दिया सरकार ने, अप टू ₹5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना। वाह, सीधा बोला। अब तो तुम ऊपर जा रहे हो तो बेटा थोड़ा सा संभाल के रहो, ठीक। मोर देन 5 लाख टू 10 लाख रुपीज आपको टैक्स देना है 20%, और मोर देन 10 लाख अगर आपका है तो आपको टैक्स देना है 30%। ओके, हो गया। यानी कि अगर ध्यान से आप देखो तो सीधा 5 लाख, नो, और 5% का कोई स्लैब नहीं है, 5 लाख तक इंजॉय करो। तो अगर मुझे एंजॉय करने की बात आएगी तो 5 से 10 के बीच का डिफरेंस, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सब फ्री रख दिया, सीधा सेकंड फ्लोर में पहुंचा दिया, क्योंकि अब सीधा ऊपर जाना है। 5 से 10 20%, 5 से 10 20% मतलब 1 लाख रुपया। 10 के ऊपर जितनी भी इनकम, मेरी इनकम कितनी है 15 माइनस 10, 5 के ऊपर 5 होता है 1,50,000 रुपये। तो आपका टैक्स कितना है 2,50,000। खाली कंपैरिजन करके देखो, इनकम सेम रखी मैंने। अगर मैं नॉर्मल हूं 60 के नीचे हूं तो मुझे टैक्स देना है कितना 260 टू 500। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो मुझे टैक्स कितना देना है 260। और अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूं तो मुझे टैक्स कितना देना है 250। उम्र के दराज के हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिट। कैलकुलेशन एकदम इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम सिंपल ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक के भीतर का टैक्स कैलकुलेट करके निकलो। बोलो, किसी के मन में कोई शंका है तो बोल दो। सुब्रो, सुमित, राजीव, इकरा, लोविस, तिस्ता, दक्ष, बाबू, बोल बेटा। हो गई बात खत्म, वेरी सिंपल। एटम क्लियर सुब्रो? चलिए, ये हुआ प्राइम। इसे मैं कहता हूं दोस्तों स्टेप नंबर 1। ये पहला स्टेप है दोस्त। अभी इस स्टेप के बाद बहुत सारी चीजें आने वाली है। देखो, स्टेप 1 हो गया, हमने टैक्स निकाल लिया। तब सरकार के दिमाग में चीजें आई कि चलो कुछ और एक्स्ट्रा फायदा दिया जाए, तो उन्होंने निकाला स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या निकाला? रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है बेटा? छूट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87 रिबेट मतलब छूट देंगे, थोड़ा और फायदा देते हैं। चलो देते हैं फायदा। रिबेट के लिए कंडीशन बनाई। कंडीशन क्या रखी? ये रिबेट तभी मिलेगा अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। अब ये रेसिडेंट कहां से पता चलेगा? ये रेसिडेंट हमको पता चलेगा जब हम सेक्शन 6 स्टार्ट करेंगे, वहां पे पता चलता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी दिमाग मत लगाओ, अभी खाली वर्ड याद रखो, रेसिडेंट। फिर रेसिडेंट हो गया। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रखी, नेट इनकम। इनकम, नेट इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। एंड नेट इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए। ये दो कंडीशन उन्होंने प्राइम बनाई कि मैं ये रिबेट दूंगा तो किसको दूंगा? केवल एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को दूंगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है बीएससी का। जब न्यू रिजिम में जाओगे, यही तो लोगों को फंसाया, यही तो डिमांड नोटिस जो आ रही है डेली, उसी के चक्कर में तो आ रही है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, सेक्शन 6 के लिए, और नेट इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख और 5 लाख से कम है। क्या है? 5 लाख और 5 लाख से कम है, तब मैं आपको क्या करूंगा? तब मैं आपको रिबेट। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बोला हाँ दादा हो गई। तो आप बताइए क्वांटम।
क्वांटम मतलब कितना, तो बोला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कितना हम आपको रिबेट दे देंगे। माने रिबेट कहां से मिलता है, जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया ना वहां से आपको लेस कर देना रिबेट अंडर सेक्शन 87। जो टैक्स कैलकुलेट करो अभी जो किया ना ये जो आपने अभी किया वहां से रिबेट मिलेगा, पर उसके लिए कंडीशन क्या है, आपकी नेट इनकम भी तो 5 लाख और 5 लाख के नीचे होने से उससे ऊपर तो रिबेट नहीं मिलेगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कितना, ए रुपीज 12,500, बी 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज द, तो आपने टैक्स निकाला वहां से रिबेट ले लो, जो भी इन दोनों में से लोअर 12,500 या 100% ऑफ टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया, जो लोअर होगा वो रिबेट मिल जाएगा, आपका टैक्स हो जाएगा। ओके सर, यहीं से अपना FAQ 1 स्टार्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बंदा कौन है, मिस्टर लोबी से, उम्र क्या है, मात्र 23-22 साल की उम्र है, उससे भी कमी होगी। उस बंदे ने कहा कि दादा, मैंने कहा बोल मेरे भाई, बोला मेरा नेट इनकम जो है ना वो मेरा 3 लाख है। मैंने कहा ओके। दादा मेरा नेट इनकम 350 है। मैंने कहा ओके। दादा मेरा इनकम 4 लाख है। मैंने कहा ओके। 470 है दादा। मैंने कहा ओके। दादा 5 लाख है। मैंने कहा ओके। दादा 6 लाख है। मैंने कहा ओके। कितना कितना, 3, 3.5, 4, 4, 70, 5 और 6, चलो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टैक्स। आपकी इनकम कितनी है, 3 लाख। बंदा कौन है, नॉर्मल, कुछ भी ना बोले तो लेस देन 60 है। सब में अगर मैं 22 साल ना भी लिखता और मैं खाली नाम लिख के छोड़ देता तो मान लेते उसकी उम्र क्या है, लेस देन 60। ठीक, इनकम कितनी, 3 लाख। स्लैब को आंख बंद करके स्लैब को याद रखो। लेस देन 60 का स्लैब क्या है, अप टू 250, मोर देन 250 टू 5 लाख 5%, मोर देन 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख इज 30%। ओके, 3 लाख है तो अप टू 250 नील है, 250 टू 5 लाख है। बोला हाँ, तो 250 टू 5 लाख का स्लैब है। तो भैया अगर मैं ये कहता हूं कि अप टू 2.5 लाख नील है, मोर देन 2.5 टू 5 जो है वो 5% है। यहाँ इनकम कितनी है, 3 लाख ही तो है केवल। इनकम तो 5 लाख गई नहीं ना। 3 लाख से 250 हटा दो तो कितना बचा, 50,000। 50,000 के 5% कितना, 2500। इनकम कितनी होगी, 350, या 350 बैठा दो। 350 से 2.5 लाख हटा दो, क्यों 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना, बाकी जो डिफरेंस उसपे 5%। 1 लाख के ऊपर 5% कितना हो गया, 5 बच्चे। 4 लाख कर लो। अगर 4 लाख कर लेते हो 250 तक नील, 250 के ऊपर 5 लाख तक 5 है, तो 4 लाख से 250 हटा 150, 150 के ऊपर 5% कितना, 7,500 रुपये, 470। 4,70,000 उसमें से 2,50,000 हटा तो टैक्स देना नहीं है, 220, 220 के ऊपर 5% कितना हुआ, 11,000। अप टू 5 लाख,
250 टेक्निकल बैलेंस 250 के ऊपर 5% कितना होता है? 12,500। 6 लाख। 2.5 nil more than 2.5 to 5 lakh 5%, more than 5 to 10 lakh है 20%। यही है ना? तो लॉजिक से लगाओ 250 टू 5 लाख 12,500। 5 से लेके 10 20% पर इनकम तो 6 ही है। 6 में से 5 गया तो कितना बचा? एक के ऊपर 20% कितना होता है? 20,000। तो 20 और 12 32,000। यहाँ लाइबिलिटी निकाल लिए। अब बिंदास हो के आप रिबेट क्लेम कर लो। ये तो आपको सरकार ने दिया है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 5 लाख रुपए तक होना चाहिए, यानी कि ये इनकम 6 लाख है, यहाँ तो रिबेट मिलना ही नहीं है। बोला नहीं सर यहाँ रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा। बोला मिलेगा। कितना मिलेगा? 12,500 100% टैक्स whichever is lower। यार टैक्स कितना है? 2,500 और 12,500 whichever is lower, lower is 2 लाख। यहाँ टैक्स कितना है? 5,000 और 12,500 whichever is lower। बोला पूरा 5,000 लोअर है। यहाँ कितना है? 7,500 और 12,500 whichever is lower, 7,500। 11,000 और 12,500 whichever is lower। बोला 11,000। 12,500 टैक्सेबिलिटी और 12,500 whichever is lower, दोनों बराबर, ये 12,500। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपका टैक्स कितना है? नील है। यहाँ भी आपका टैक्स नील है, 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 यहाँ आपका टैक्स 32,500 है। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज तो समझ में आई? बोला हाँ सर समझ में आई ना। क्या? 5 लाख रुपया तक तो कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं। माना स्लैब 250 टू 5 लाख का रिबेट मिल जाएगा, इसलिए लोग बोलते हैं 5 लाख तक टैक्स नहीं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिबेट ले रहे हो आप। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख तक नील है। 250 तक नील, 250 टू 5 लाख 5%। रिबेट जो है ना, इस रिबेट के कारण जो रिबेट मिला ना आपको 12,000 की 100%, तो 100% इज 2,500। यहाँ पे मिल गया 5,000, ये ले लिया 7,000, ये ले लिया 11, ये ले लिया 12,000। 5 लाख तक रिबेट के कारण 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और 5 लाख के ऊपर होने के बाद कोई रिबेट मिलना नहीं है। पूछ लो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। इकरा, राजीव, कृष्णा, लोविस, दक्ष, भाऊ। सर इतने अच्छे से कोई भी करता है, क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू। अच्छा इतने अच्छे से कोई नहीं कराता? बड़े बड़े टीचर नहीं कराते ना, अपने छोटे मोटे हैं तो सब चीज धीरे धीरे कराएंगे, ये सोच सोच के। ये तो सीखेंगे ना। आइए, डाउट हो तो पूछ लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हो गया? बचपन याद आ, आगे बढ़ो। यहीं से स्टेप 2 के बाद एक और स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं स्टेप 3। ध्यान से देख, इसी क्या दिखाता है? स्टेप 3। 1 हो गया, रिबेट लेके बच गया। अब जो बचा उस स्टेप 3 को बोलते हैं हेल्थ सेस।
एंड एजुकेशन सेस। सेस वर्ड क्या है? द वर्ड इटसेल्फ इज अ सेस। सेस का मतलब होता है स्पेशल लेवी। ये टैक्स नहीं है, ये स्पेशल एक लेवी है। इससे जो पैसा कलेक्ट होगा, जिस नाम से होगा उसी में यूज होगा। जैसा टैक्स का पैसा, जब इनकम टैक्स का पैसा एग्रीकल्चर में भी जाएगा, डिफेंस में भी जाएगा, इंफ्रा में, सब जगह जाएगा। पर जब मैं कहता हूं सेस, यानी कि स्पेशल लेवी है, जो पैसा कलेक्ट उसी के लिए। अगर मैं बोला हेल्थ सेस, ये पैसा कलेक्ट हेल्थ के लिए जाएगा। जब मैं कह रहा हूं एडुकेशन सेस, यानी कि पैसा जो आ रहा है सेस के रूप में, वो कहां जाएगा? केवल एडुकेशन के। स्पेशल लेवी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कितना? एट द रेट ऑफ 4%। क्यों? हेल्थ सेस जो है ना वो 1% है, एडुकेशन सेस जो है ना वो 3% है। टोटल मिला के 4% ऑन टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है भैया। देखो क्या लिख रहा हूं, आफ्टर 87A, यानी कि रिबेट के बाद, और आफ्टर सरचार्ज, किसके बाद? आफ्टर सरचार्ज। ये बोल रहा है 4% तो मैं लगाऊंगा आफ्टर रिबेट, यानी रिबेट लेने के बाद या सरचार्ज देने के बाद। अभी सरचार्ज स्टेप नंबर 4 में आएगा। तो यहां पे इस सब में अगर मैं रिबेट हो गया, इसी सब में मुझे ऐड कर देना है हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। नील पे तो नील ही होगा, यहाँ पे भी नील होगा, यहाँ पे भी नील होगा, यहाँ पे भी नील होगा, यहाँ पे नील होगा। 32,500 के ऊपर 4% जो आएगा वो 1300 रुपीज के करीब आएगा। तो अब जो टैक्स बनता है वो हो जाता है 33,800। दिस इज ऑल्सो क्लियर? एग्जैक्टली। मैं इसको ना और अच्छे से बोलूं तो मैं, मेरे दोस्त, इसको मुझे बोलना चाहिए क्या पता है? स्टेप नंबर 4 सबसे लास्ट में लगता है। स्टेप 4 बोलना चाहिए, स्टेप 3 में अलग कहानी। इसको स्टेप 4 बोलते हैं क्योंकि ये सरचार्ज के बाद लगता है। सरचार्ज क्या है? स्टेप नंबर 3 इज सरचार्ज। तो पहला टैक्स निकाले, स्टेप 2 में रिबेट अगर अवेलेबल है तो रिबेट ले लिए, स्टेप 3 में सरचार्ज में आ जाएंगे, और स्टेप 4 में सेस में आ जाएंगे। काम खत्म, पैसा आ जाएगा। सेस जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं टैक्स पेबल। सेस के बाद जो आए उसे हम कहते हैं टैक्स पेबल। इस पेबल के बाद रिबेट टूबेट क्लेम, टीडीएस वीडीएस क्लेम करके नेट टैक्स पेबल। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? याद रखना, कोई भी कभी भी टैक्स निकालो तो गलती से भी सेस मत भूल जाना, वो तो हर जगह लगने वाला है। जो लास्ट में है उसके ऊपर 4%। इसका मतलब हम पहुंचे कहां? स्टेप नंबर 3, सरचार्ज। सर के ऊपर चार्ज, सर के ऊपर चार्ज, सरचार्ज। ध्यान से देखो, सबसे पहले चेक करो आपकी नेट इनकम कितनी है। नेट इनकम मतलब टैक्स, नेट इनकम कितनी है? बोला नेट इनकम मोर देन 50 lakhs है, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। अच्छा, मोर देन 1 करोड़ है
लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है, अच्छा मोर देन 2 करोड़ है, लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, और मोर देन 5 करोड़, अच्छा यानी कि 5 करोड़ मोर देन 1 to 2 CR, मोर देन 2 to 5 CR, एंड आपकी इनकम मोर देन 5 CR। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक है, सरचार्ज आपका लगेगा 10% ऑन टैक्स लाइबिलिटी, जो आपने टैक्स लाइबिलिटी निकाली है उसके ऊपर। यहां पे आपका सरचार्ज लगेगा 15%, यहां पे आपका सॉरी ठीक है, यहां पे आपका सरचार्ज है 25%, यहां पे आपका सरचार्ज है 37%। ये आपका सरचार्ज का रेट है, 10, 15, 25 और 37। न्यू रीजन में जब मैं जाऊंगा तो वहां पे मैं तुमको बताऊंगा, वहां पे 37 नहीं, वहां पे केवल 10, 15 और 25 तीन ही रेट है। तो सरचार्ज किसके ऊपर लगेगा भाई, स्टेप 1 और 2। लॉजिक से सोच के देखो, जहां पे रिबेट आएगा वहां सरचार्ज नहीं आ सकता है, क्योंकि रिबेट कब तक मिलता है, अप टू 5 लाख तक ही आपको रिबेट मिलता है, उसके ऊपर तो रिबेट नहीं मिलता। और सरचार्ज कब आता है, 50 लाख के ऊपर आता है। यानी कि रिबेट जहां पे है वहां सरचार्ज नहीं है, जहां सरचार्ज है वहां रिबेट का कोई सवाल ही नहीं है। इससे सीधा सीधा टैक्स अगर मैं बात करूं तो टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर सरचार्ज, लॉजिक की बात है। अब यहां से हम लोगों का FAQ2 स्टार्ट हो जाता है। मान लो मिस तिस्ता है, उन्हें नहीं लिखूंगा, ना लिखा तो मान लो 60 के नीचे ही है, और उनकी इनकम जो है ना, वो नेट इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम जो है वो 51 लाख रुपीस की है। सब ओल्ड है बेटा, ये भी मैं आया ही नहीं अभी तक, मैं तो पहले ओल्ड सिखाऊंगा फिर न्यू सिखाऊंगा। न्यू सिखाने के लिए मुझे पहले इनकम सारी बतानी पड़ेगी, कौन कौन सी इनकम है, कैसे उसका डिसाइड, और सबसे ज्यादा न्यू में मुझे कैपिटल गेन के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा, तब मैं न्यू में जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि पहला 5 लेक्चर में ओल्ड और न्यू सब कुछ खून में डाल दूं, तो लफड़ा ही ना बचे, सारा लफड़ा यही खत्म कर दें। ये कौन है, मिस सिस्ता है, और मैडम की इनकम। इस सब को देखते ही पता चल रहा है कि सरचार्ज तो दिख रहा है मुझे। बोल हाँ दादा, सरचार्ज तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सरचार्ज। नेट इनकम कितना, 51 लाख। देखो टैक्स निकालते हैं, अप टू ₹250 टैक्स हो गया निल। टैक्स हो गया निल। मोर देन 2.5 to 5 लाख, टैक्स हो गया 5%। मोर देन 5 to 10 लाख, टैक्स हो गया 20%। मोर देन 10 लाख, टैक्स हो गया 30%। ये स्लैब है, ये तो ठीक है। अब हम स्लैब में जाते हैं। अप टू 250 मुझे टैक्स देना नहीं है, निल। 250 to 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है, 250 पे 5% का टैक्स कितना आता है, 12,500। 5 to 10 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 20% कितना, 5 दूनी 10, 1 लाख। 10 लाख, 10 लाख के ऊपर जो इनकम है, इनकम कितनी है, 51 लाख मेरी इनकम है। यस, 10 लाख तक तो तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हो, स्काई इज द लिमिट, ये तो तुम ऑलरेडी कर ही चुके हो ना। अब खाली डिफरेंस के ऊपर है, 41 लाख के ऊपर 30% का टैक्स, 12,30,000, 12 और 10। तो टोटल टैक्स कितना हो गया दोस्त,
12 एक 13 13 13 13,42,500 हो गया। अब इसके ऊपर ऐड क्या करोगे, सरचार्ज। 50 के ऊपर 1 करोड़ तक है तो एट द रेट ऑफ 10%, 134250, 13,52,500, उसके ऊपर 10% लगा दिए, कितना आया 14,76750। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज रेज योर डाउट। मैं पूरा स्लैब बना के दिखाया कैसे कैसे कैलकुलेट किया। 250 तक मिल गया, 250 से लेके 5 लाख रुपए तक मैंने 12,500 दिया, मोर देन 5 लाख तो 10 लाख 1 लाख दिया, और 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम उसके ऊपर 30% का मैंने स्लैब लगा दिया 12,30,000 के करीब, और सरचार्ज लगाया क्योंकि नेट इनकम 50 के ऊपर 1 करोड़ तक और 10% टैक्स है। पूछो। ऑल क्लियर है, दक्ष आ गया। ठीक, जैसे ही सरचार्ज आएगा, जैसे ही सरचार्ज आएगा इकरा, जैसे ही राजीव सरचार्ज आएगा, सरचार्ज का मतलब ही एक होता है, सरचार्ज जब भी आता है ना एक नई चीज को जन्म देता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। क्या नाम देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। ये होता क्या, मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, क्या उसमें मार्जिनल रिलीफ में ऐसी क्या चीज है। ठीक है, चलिए मैं काम करता हूं, अब मैं सीधा मार्जिनल रिलीफ में एंट्री मारने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि पहली क्लास में मैं इतना हेडेक नहीं दूं आपको, प्यारी सी क्लास, एकदम हंसती खुश मुस्कुराती हुई क्लास है। मैं अब सीधा मार्जिनल रिलीफ और उसको मैं टच नहीं कर, क्योंकि आप सीधा मार्जिनल रिलीफ के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, उसके भीतर ट्रीटमेंट्स होंगे। मैं चाहता हूँ फ्रेश क्लास में, पहली क्लास में सुहानी होनी चाहिए, मीठी मीठी होनी चाहिए। वैसे भी 1.5 घंटे हो गए पता भी नहीं चला, ठीक है ना। एवरेज ये क्लासेस जो होंगी वो 2-2 घंटे की होंगी, तो पहला 1-2 क्लास तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद फिक्स है 7 to 9 होगा। हो सकता है कहीं 5-10 मिनट क्लास इधर उधर हो जाए तो 2 घंटे का सेशन रहेगा। 2 घंटा बहुत लाइट होता है, टैक्सेशन के लिए प्यार से हंसते खुलते प्रैक्टिकल बनाते हुए चलो तो 2 घंटे में पता ही नहीं चलता 2 घंटे कहाँ चले गए। जैसे मैंने आईडीटी में क्लासेस को फिक्स रखा है, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट। डीटी में फिक्स रखेंगे, जहां पे चैप्टर लगेगा कि अलग है वहां पे थोड़ा 15 मिनट 145, नहीं तो अदरवाइज ये सब क्लासेस 2 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को मैं लाइट ही रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा, पहला सेशन है, और इसका मार्जिनल रिलीफ होगा तो हेवी अपने आप हो जाएगा, वो चीजें इंजॉय करो। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।